सभी बच्चों को। बच्चों सीडीपी की नंबर 5 होने वाली है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर जरूर दीजिए। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना ही हमारा टारगेट रहेगा। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विद मच ईज अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं बिकॉज दे आर स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस इन दैट पीरियड, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? दिस पीरियड इज नोन एज विच पार्ट ऑफ पीरियड डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली आप आंसर तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, सेंसिटिव है, जोनल है, एटिपिकल है और नॉन रिस्पॉन्सिव है। तो हम अपने लास्ट के तीनों ऑप्शंस को ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा सेंसिटिव पीरियड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड जो है हमारा वो हमारे अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूरे बाल अवस्था के अंदर आता है। अब इसमें भी 3 आते हैं, जैसे सेंसिटिव, फास्टेस्ट और क्रिटिकल। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें, जैसे मान लो इन्फेंसी है। ठीक है, इन्फेंसी क्या होता है? 0 से 2 साल तक का बच्चा। अब 0 तो कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन बच्चा का जो जन्म होता है, जन्म के समय उसकी कोई एज भी नहीं होती है। ठीक है, तो 0 हम लोग कंसीडर करते हैं। अब अर्ली चाइल्डहुड एज 2 से 6, लेटर 6 से 12 और एडोलेसेंस होता है 12 से 18। ठीक है, तो अगर सेंसिटिव पीरियड की बात पूछी जाए तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये चीज़ आपकी अर्ली चाइल्डहुड अवस्था में आती है। इसके अलावा जैसे कि बच्चों की जो भाषा है, यहाँ पे हमने भाषा की बात की है, तो अगर हम भाषा की बात कर ले तो कुइंग, जैसे जो 6 हफ्ते का बच्चा होता है वो आ ई कू कू करके कुछ भी बोलता है, तो उस भाषा को हम लोग अपनी पेडागोगी में कुइंग नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बबलिंग, बबलिंग जैसे कि बा, समझ गए ना? ये सब चीज़ें बच्चा 6 महीने में करने लगता है। और वन वर्ड जैसे कि बाबा, पापा, चाचा, मामा, ये सब चीज़ें बच्चा 1 साल की उम्र में सीखता है। और वहीं 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चा 2 से ज़्यादा शब्द वाले बोल लेता है, जैसे कार्टून, पानी दो, इस टाइप की चीज़ों को बच्चा बोलने लगता है। ठीक है, और अगर हम लोग वोकैब की बात कर लें तो प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग जो 3 साल का बच्चा होता है वो 900 प्लस शब्द बोलता है, वहीं जो 4 साल का होता है वो 1500 से अधिक शब्द बोल लेता है। ठीक है, 1 साल का बच्चा 3 शब्द बोलता है, 2 साल का बच्चा 272 शब्द बोलता है और 5 साल का बच्चा 2072 शब्द बोलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप नोट करते चलेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन। अनुभव किस तरीके से आपके दिमाग को चेंज कर देते हैं। जैसे कि जब आप छोटे होते हैं तो आपकी सोचने की, तर्क करने की क्षमता दूसरी होती है, लेकिन जब आप बड़े होने लगते हैं तो आप भविष्य की चिंता ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, जब आप छोटे होते हैं आपके पास 10 रुपये होता है तो आपको लगता है कि लाओ मैं इसका कुरकुरे चिप्स खा लूँ। वहीं जब आप थोड़े से समझदार हो जाते हो, आपके पास 10 रुपये होते हैं तो आपको लगता है रखे रहो, अगर बाई चांस कहीं रास्ते में ऑटो वोटो करना पड़ गया तो किराए में काम आएगा। In the field of child development, the concept of brain plasticity suggests, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नम्यता संप्रदाय क्या सुझाता है? ओनली अपने आप में बच्चों नेगेटिव शब्द होता है, मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बताई है, तो आप लोग ओनली को कट कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड एट सेम रेट अमंग ऑल डेवलपमेंट, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो विकास जो है वो बालकों में सभी एक समान दर से हो। एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा मतलब बाल अवस्था और किशोर अवस्था की जो पूरी अवस्था होती है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। डेवलपमेंट इज वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र के विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उस टाइम आप फिजिकली भी एक्टिव रहते हैं, बट आप मेंटली भी एक्टिव रहते हैं, यानी कि आप 2 क्षेत्रों की बात की ना आपने। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ ब्रेन, तो 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक फंक्शनल होता है। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, जो एक्सपीरियंस ब्रेन को, हमारे अनुभवों को या फिर हमारे तर्क करने की क्षमता को बदल देते हैं। ठीक है, ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, जैसे बचपन में एक्सपीरियंस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर और ब्रेन फंक्शन मूव फ्रॉम डैमेज एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अ मदर नोटिस दैट वन ऑफ हर ट्विन इज प्रोग्रेसिंग मोर क्विकली इन लर्निंग टू वॉकिंग देन द अदर। ठीक है, एक माँ ने ये देखा कि उसके जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा दूसरे की तुलना में एक जो है वो जल्दी सीख रहा है, जल्दी
तेजी से प्रगति कर रहा है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद दिस वेरिएशन इन लर्निंग, तो सीखने की इस विभिन्नता में किस विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है। एक मान ये देखा, उसके दो जुड़वे बच्चे थे कि एक बच्चा जो है, मान लीजिए चिंटू और मिंटू, तो जो चिंटू है ना वो तेजी से विकास कर रहा है, यानी कि वो जल्दी से स्क्रॉलिंग सीख रहा है, वो जल्दी से चलना सीख रहा है, वो थोड़ा सा बोलना भी जल्दी से सीख रहा है मिंटू की अपेक्षा। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है, क्योंकि वो दोनों तो जुड़वा हैं और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो लगभग एक समान ही होते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो एमंग इंडिविजुअल, नहीं ऐसा नहीं, देखो हेड टू टो तो उसके भी जा रहा है, इसके भी जा रहा है, बट ये जल्दी क्यों कर रहा है। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज एमंग एवरीवन, हाँ ठीक है, मगर इस क्वेश्चन का तो ये आंसर नहीं हो सकता है ना। डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट पेस एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। वो चिंटू यहाँ पे मैं बना देती हूँ और मिंटू ऐसे बना देती हूँ। तो क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में विकास की जो गति होती है वो अलग होती है। हमारे सेम क्लास के बच्चे, कोई मैथ्स में तेज होते हैं तो कोई साइंस में तेज होते हैं, वहीं कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे कि क्रिकेट हो गया, रनिंग हो गया, इन सब चीज़ों में अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, स्टेजेस और यूनिवर्सल की अगर हम लोग बात कर लें तो स्टेज चरण और सेम होता है। ठीक है, रेट जो है यानी कि दर और पेस जो है वो गति क्या होती है वो हर बच्चे में सेम नहीं होती है। इस चीज़ को आप याद करके चलेंगे। दो बच्चे हैं, जुड़वा है, अलग अलग उनमें विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि विकास का दर सब में एक समान नहीं होता है। डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन, विकास निम्न में से किस पर प्रभावित करता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन पे ठीक है, सोशियो कल्चर पे ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट पे बिल्कुल ठीक बात कही गई है। आपका एक, दो और तीन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आपको इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने बहुत ही चीज़ें सीख ली हैं। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे किए हैं। एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल और सोशल दोनों है, फिजिकल जैसे कि एयर और वाटर, सोशल जैसे कि आपका पीपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज शुड आर टीचर गिव प्रॉब्लम टू सॉल्व रिक्वायरिंग सीरिएशन। ठीक है, सीरिएशन की बात कौन करता है, तो सीरिएशन की बात भी हमारे जीन पियाजे जी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑल राइट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देने चाहिए। सेंसरी मोटर्स नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, बिल्कुल सही बात है। और फॉर्मल, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो हमारा सेंसरी मोटर होता है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है। और फिर पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल नहीं, कॉन्क्रीट जो होता है वो क्रमबद्ध चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, मतलब सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है प्री ऑपरेशनल की, सबसे पहले तो इसका वर्ष याद रखेंगे, 2 से 7 का है। ठीक है, और रुकावटें जैसे कि ईगो सेंट्रिज्म, इरिवर्सिबल थिंकिंग, सेंट्रेशन यानी कि चीज़ों को लेकर के बच्चा कैसा है, बच्चा एक चीज़ को लेकर के बच्चा फिक्स्ड है। ठीक है, जबकि कि ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझ गए ना। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो कॉन्क्रीट की जो आपकी अवस्था होती है वो 7 से 11 होती है, और 7 से 11 साल की अवस्था में हम बच्चों को चीज़ें देने लगते हैं कि इनको ऐसे अरेंज करो, इनको ऐसे अरेंज करो, इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, समझ गए ना आप लोग। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट 7 से 11 एज आपको याद रखनी है। ठीक है, सेंसरी याद रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे, सेंसरी 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 से 11 और फॉर्मल 7 से 15। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों चीजें हमको हमारी कॉन्क्रीट में देखने को मिलती है, CCS। ठीक है, एज पर जीन पियाजे थ्योरी इंडिविजुअल स्ट्राइव टू अचीव द स्टेज ऑफ डैश दो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात भी हमारे जीन पियाजे जी करते हैं, और इनके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्म सत्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, इक्विलिब्रिएशन, आपको ऑप्शंस देख करके ही समझ जाएंगे इन सब चीज़ों की बात कौन करते हैं, हमारे जीन पियाजे जी ही करते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पर लगा रखा है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड फिर आपका एकोमोडेशन आ जाता है। ठीक है, मनीष एक 6 साल का बच्चा है, और 6 वर्ष लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, यानी कि वो वर्ल्ड के और दूसरों के एक्सपीरियंस को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। वह दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है, यानी कि वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता। अगर उसको लगता है कि वो सही है तो वो सही है, अगर उसको लगता है कि वो गलत है तो वो गलत है। ये क्या है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड की बात किस में आती है, ईगो सेंट्रिज्म में। ईगो सेंट्रिज्म की बात अभी अभी हम लोगों ने की थी,
चलिए मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ कि चीज़ें फिक्स मानी नहीं जाती हैं, ठीक है, लेकिन एक एज ऐसी होती है जहाँ पर आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फिक्स है, इरिवर्सिबल, और ये आपका था प्री ऑपरेशनल में, ठीक है, 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, कंजर्वेशन नहीं है, संरक्षण नहीं है, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, आप सही को सही, गलत को गलत, आप दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही चीज पर अड़े हुए हैं, इसका मतलब आप कैसे हैं, आप बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हैं। ऑलराइट, ईगोसेंट्रिज्म, जैसे कि यहाँ पे दो बच्चे बैठा ले गए, अब इसको ये पहाड़ दिख रहा है, लेकिन इसको कितने दिख रहे हैं, इसको 3 दिख रहे हैं, और लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं नहीं बस एक ही है, बट ये क्या कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो 1 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। According to Lawrence Kohlberg, an individual at law and order orientation of moral development will believe that Lawrence Kohlberg के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं अवस्था चरण में है उसका क्या ही मत होगा। किसके, सबसे पहले याद करके चलेंगे, कोलबर्ग की जब हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो बच्चा हर चीज़ को फिक्स्ड मानता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं अवस्था के चरण में, यानी कि उसको लग रहा है कि जो लॉ और अथॉरिटीज़ है वही सब कुछ है, यानी कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा उसी स्टेज में है जब उसे कानून और व्यवस्था के चरण में उसका मत है, यानी कि उसके लिए जो भी चीज़ें एज अ लॉ डिफाइन की गई हैं हमारी सोसाइटी में वो बिल्कुल ठीक है और हमें उनका पालन करना चाहिए। कोलबर्ग, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, लेवल 3 और स्टेज 6, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, मेरे पास इसका भी प्रॉपर एक पीडीएफ है जिसमें हम लोग कोलबर्ग की और जीन पियाजे की, इन सब लोगों की अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोग क्वेश्चंस जितने सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज गिवन बाय लेव वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है, तो ऑब्वियसली सोशियो कल्चर का सिद्धांत हमारे लेव वाइगोस्की जी ने दिया है, ठीक है, सोशियो कल्चर हो गया, जेपीडी हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, इन सब चीज़ों की बात कौन करते हैं, हमारे लेव वाइगोस्की जी करते हैं। A student is struggling to solve a given question. As per Lev Vygotsky, in this situation, teacher should, एक विद्यार्थी है जो दिए गए प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा चुनौती महसूस कर रहा है, थोड़ा सा उसको मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर हम लोग कर ले तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अध्यापिका को स्कैफोल्डिंग, हिंट देना चाहिए, फाड़ मचाड़ इस टाइप के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में, गिव हिंट एंड क्यूज टू स्टूडेंट रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव, लेव वाइगोस्की की बात की गई है, ठीक है, टेल द आंसर इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि आपने सीधे उसका आंसर, पनिशमेंट तो बिल्कुल ही नहीं देना और बच्चों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये सब अपने आप में नेगेटिव शब्द है। चलिए ये रहने वाला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टूडेंट फोकस शुड बी ऑन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, तो एक प्रगतिशील कक्षा पे हम लोगों ने अभी तक जितने भी अपने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ऑल राइट, ये 10th वाला मिलाकर हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, हर एक 10 क्वेश्चन के अंदर में हमको एक प्रगतिशील कक्षा का क्वेश्चन देखने को मिला, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का एक्टिव होना जरूरी है, प्रतिस्पर्धा नहीं, कंठस्थ रोट मेमोराइजेशन गलत है, बच्चों को रिवॉर्ड देना गलत है, क्या होना चाहिए, बच्चे एक्टिव, बिल्कुल सही बात है, देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की बात की थी जिसमें उन्होंने लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, म्यूजिकल सबकी बात की है, बट उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है, ठीक है, भावनात्मक बुद्धि कोई किसी भी प्रकार की उन्होंने ऐसी बुद्धि की बात नहीं की है, आपको याद रखनी है इस चीज़ को, हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने सिद्धांत, अपने नियम दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर इस फोटो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी कितने प्रकार की होती है, और ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए एंड प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।